हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, इसी कड़ी में ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के आज दिनांक 9 अगस्त 2020 को जो एग्ज़ाम हुए, प्रमोशन एग्जाम क्लर्क टू ऑफिसर के, तो उसमें कौन कौन से सवाल आए थे जनरल बैंकिंग के, उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे कई साथी इसमें भाग लिए। आशा करता हूं कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से गया होगा और उनकी तैयारी के हिसाब से उनको पूरे उत्साह के साथ, मनोबल के साथ उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के क्लर्क टू ऑफिसर प्रमोशन एग्जाम आज जो हुआ, उसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज द लास्ट डिजिट नंबर इन डिमांड ड्राफ्ट आफ्टर MICR नंबर। डिमांड ड्राफ्ट में एक डिमांड ड्राफ्ट का नंबर होता है, उसके बाद MICR का नंबर होता है, उसके बाद एक डिजिट होता है। और वो डिजिट क्या होता है? ऑप्शन दिए थे 11, 12, 14, 16। जी हाँ दोस्तों, इसमें MICR नंबर नहीं पूछा गया था। MICR के बाद जो नंबर दिया गया था वो पूछा गया था और उसका सही उत्तर है 16 इसका सही उत्तर है। क्योंकि MICR 9 डिजिट का होता है। 3 डिजिट तो जो होता है सिटी कोड होता है और 3 डिजिट बैंक कोड होता है और 3 डिजिट जो होता है उनके ब्रांच कोड होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था MICR के बाद में जो नंबर आता है वो क्या है, और वो नंबर लिखा होता है DD में 16। तो सही उत्तर होगा 16। आइए चर्चा करते हैं दूसरे सवाल पर। सवाल नंबर 2 में आया था, व्हाट इज़ द लोन अवेलेबल अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो एंटरप्रेन्योर के लिए है, वो स्टैंड अप इंडिया स्कीम का जो है उसका लोन कितना रुपए मिलता है, इसमें पूछा गया था। तो मिनिमम लोन मिलता है 10 लाख और मैक्सिमम जो 1 करोड़। तो इसका सही उत्तर होगा 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक। तो 10 लाख से 1 करोड़ तक इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 3 जो आज के एग्जाम में आया था, व्हाट इज द सब्सिडी परसेंटेज टू SC, ST एंड वुमेन कैटेगरी अंडर लोन टू एग्रीकल्चर क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। जी हाँ, एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर में जो सब्सिडी दी जाती है वो स्पेशल कैटेगरी के जो SC, ST हो गए, वुमेन कैटेगरी, तो कितना होता है, और वो होता है प्रोजेक्ट कास्ट का 44%। इसका सही उत्तर है प्रोजेक्ट कास्ट का 44% और अदर्स के लिए वो है 36%। तो यहाँ जो है सही उत्तर है 44% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में आया था, गुडविल इज क्लासिफाइड एज। गुडविल जो है कौन सा एसेट कहलाता है? तो ये तो आप सभी जानते होंगे। गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट्स होता है, मतलब फिक्सियस एसेट भी बोलते हैं इसको। ये दिखता नहीं है लेकिन गुडविल काम करता है किसी फर्म के लिए, तो गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट्स होता है। चलिए बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, पूछा गया, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। जो डिमांड प्रोमिसरी नोट है, जिसको DP नोट बोलते हैं, उसका लिमिटेशन पीरियड कब होता है? और उसका लिमिटेशन पीरियड होता है 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ DPN। जिस तारीख से वो डिमांड प्रोमिसरी नोट लिखा गया उससे 3 साल तक इसका लिमिटेशन पीरियड होता है, 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में आया था कि A एंड B हैविंग ए फिक्स डिपॉजिट एज आइदर सर्वाइवर, A डाइड देन पेमेंट विल बी। A और B जॉइंट अकाउंट ऑपरेट करते हैं आइदर सर्वाइवर में, एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, लेकिन इस बीच एक की मृत्यु हो जाती है, तो पेमेंट जो है किसको मिलेगा? तो इस केस में अगर A और B जॉइंट अकाउंट आइदर सर्वाइवर हैं और मैच्योरिटी के बाद पेमेंट होता है तो पेमेंट B को मिल जाएगा, और मैच्योरिटी से पहले अगर भुगतान होता है तो B प्लस A के लीगल हेयर्स को साथ में भुगतान किया जाएगा, और अगर स्पेशल मैंडेट लिया गया है तो फिर B को भुगतान किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा आफ्टर मैच्योरिटी पेमेंट विल बी टू B जो सर्वाइवर है उसको पेमेंट दे दिया जाएगा और खाते को बंद कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 7 पूछा गया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STM। STM का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म है हेल्ड टू मैच्योरिटी। हेल्ड टू मैच्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो SLR में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ऐसी मैच्योरिटी उसमें गिना जाता है जिनको मैच्योरिटी तक रखा जाता है, बेचा न जाता है, उसको बोलते हैं हेल्ड टू मैच्योरिटी। इसका सही उत्तर होगा हेल्ड टू मैच्योरिटी। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पर। सवाल नंबर 8 के अनुसार पूछा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRAR। CRAR का फुल फॉर्म पूछा गया है, और CRAR जो होता है रिस्क मेंटेन करने के लिए जो कैपिटल रखा जाता है बैंकों में बेसल नॉर्म्स के हिसाब से, RBI का जो गाइडलाइन है उसको बोलते हैं CRAR। CRAR का फुल फॉर्म है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। जी हाँ, हर लोन का एक रिस्क होता है और उस रिस्क के लिए हमको कैपिटल रखना होता है। वो जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 में पूछा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम बैलेंस इन बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। जी हाँ, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में पूछा गया है कि किसी भी समय उनके खाते में कितना मैक्सिमम बैलेंस हो सकता है, और इसका सीधा हम सरल उत्तर है 50,000। 50,000 से ज़्यादा उसमें डिपॉजिट बैलेंस जो है उसमें बकाया नहीं हो सकता है।
क्योंकि बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट में साल भर में 1 लाख रुपए जमा होना चाहिए, किसी भी समय 50,000 से ज़्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए, 10,000 से ज़्यादा निकासी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि अधिकतम उसमें बैलेंस कितना हो सकता है, तो है 50,000। इसका उत्तर होगा 50,000। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। बैंक शुड इन्फॉर्म द चेंज इन इंटरेस्ट रेट इन प्रियोर। बैंक को जो है इंटरेस्ट रेट अगर चेंज होता है तो कितने दिनों पहले बताना चाहिए, और इसका सही उत्तर है 30 डेज। जी हाँ, 30 डेज से पहले उनको बता देना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11। अगर कोई बोरोवर जो है हार्वेस्टर खरीदता है तो वो कौन सा लोन कहलाएगा, किस में क्लासीफाई होगा? तो हार्वेस्टर के लिए जो दिया गया लोन है वो एग्रीकल्चर टर्म लोन में कहलाएगा और ये फर्म क्रेडिट में जाएगा। जी हाँ, ये एग्रीकल्चर फर्म क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के 3 पार्ट होते हैं, एक फर्म क्रेडिट, एंसिलरी सर्विसेज और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इसमें जो होता है ये फर्म क्रेडिट में जाएगा, डायरेक्ट एग्रीकल्चर में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि मल्टी लेवल चेकिंग इज रिक्वायर्ड इफ चेक पेमेंट इज अबव। एक मल्टी लेवल चेकिंग होना चाहिए अगर चेक जो है कितने रुपए से ज़्यादा हो। तो इसका सही उत्तर है अगर 50,000 या 50,000 से ज़्यादा हो तो एक मल्टी लेवल चेकिंग उनमें होनी चाहिए भुगतान करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आप सवाल नंबर 13 की ओर। सवाल नंबर 13 में पूछा गया कि व्हाट इज़ द टारगेट फॉर एग्रीकल्चर एडवांसेस अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर। प्रियॉरिटी सेक्टर के टारगेट होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं बैंकों को कि प्रियॉरिटी सेक्टर में टारगेट है, उसमें एग्रीकल्चर का टारगेट पूछा गया है और इसका सही उत्तर है एग्रीकल्चर का जो टारगेट है 18% ऑफ ANBC आर CEOB विच एवर इज हायर, 18% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट आर क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर। तो इसका सही उत्तर होगा 18% ऑफ ANBC। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज इंडोर्समेंट। इसमें पूछा गया है इंडोर्समेंट क्या होता है। तो इंडोर्समेंट जो है उसको डिफाइन किया गया है एक ऐसी गतिविधि से जिसमें जो व्यक्ति है किसी अन्य व्यक्ति को अप्रूवल दे देता है कि वो उसके बिहाफ में वो जो है उसका भुगतान ले सकता है। तो इंडोर्समेंट इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ गिविंग योर अप्रूवल और रिकमेंडेशन टू समथिंग। तो एक रिकमेंडेशन या अप्रूवल दे दिया, कहने का तात्पर्य है अगर किसी चेक के पीछे अगर साइन करके उसने इंडोर्स कर दिया कि इनको भुगतान दे दीजिए तो उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। तो इंडोर्समेंट का मतलब होता है कि कोई अप्रूवल दे दिए, कोई परमिशन उनको दे दिए जिससे कि वो भुगतान लेने के अधिकारी बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 जो आया था एग्जाम में उसमें पूछा गया था इन पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर आर्स। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर क्या होते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर जो होते हैं एक दूसरे के एजेंट होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा एजेंट। और सवाल नंबर 16 में पूछा गया था कि चार्ज क्रिएटेड फॉर लोन अगेंस्ट शेयर। शेयर के अगेंस्ट जो लोन दिए जाते हैं उसमें चार्ज जो होता है कौन सा क्रिएट होता है, और वो चार्ज होता है असाइनमेंट होता है, उसका सही उत्तर होगा असाइनमेंट। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। और सवाल नंबर 17 में पूछा गया था कि अगर काउंटर पे एक से ज़्यादा काउंटरफिट नोट पाए जाते हैं, अगर काउंटर पे जाली नोट पाए जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ 1 और मोर देन काउंटरफिट नोट आर डिटेक्टेड इन काउंटर देन बैंक विल। तो जब बैंक में एक से ज़्यादा काउंटरफिट नोट पाए जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, बैंक जब्ती करती है, उनको इम्पाउंडेड करती है। तो इट शुड बी इम्पाउंडेड, उसको रिटर्न नहीं करना है, फाड़ना नहीं है, उसको जब्ती करनी है। हाँ, अगर 4 तक काउंटरफिट नोट मिलते हैं तो FIR करने की ज़रूरत नहीं, अगर 5 या 5 से अधिक मिलते हैं तो सिंगल डिपॉजिट में उसको FIR करना होता है। लेकिन ये जो 1 से अधिक पाए गए उनको मंथली रिपोर्ट, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो है नोडल अधिकारी के द्वारा पुलिस को नकली नोटों के साथ देना होता है ताकि वो जांच कर सकें। और जो पुलिस से वापस मिले नकली नोट है उनको 3 साल तक बैंकों को प्रिजर्व करना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 जो आया था कि व्हाट इज़ क्रेडिट रिस्क। देखिए सिंपल सा सवाल पूछ दिया, क्रेडिट रिस्क क्या है। क्रेडिट रिस्क, बैंक जो है लोन देती है बारोवर को और अगर बारोवर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो नुकसान जो बैंक को होता है उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। डिफ़ॉल्ट बाई बारोवर रीपेमेंट, अगर बारोवर ने पैसा नहीं दिया, खाता NPA हो गया, तो वो जो रिस्क है वो होता है क्रेडिट रिस्क होता है। अब बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। पूछा गया था व्हाट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या है। तो करंट रेशियो किसी फर्म के लिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का एक रेशियो होता है जिसको करंट रेशियो बोलते हैं। मतलब देखिए करंट एसेट क्या होता है, साल भर के अंदर ऐसा एसेट जो कैश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है उसको करंट एसेट बोलते हैं। और करंट लायबिलिटी, साल भर के अंदर जो लायबिलिटी उनको पटानी होती है उनको करंट लायबिलिटी। तो उनकी जो है लिक्विडिटी पता चलती है कि वो फर्म कितना जो है वो अपने करंट लायबिलिटी को पटाने के योग्य होगा।
तो करंट रेशियो मीन्स करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो इससे पता चलता है कि उस फर्म की दक्षता कितनी है, एबिलिटी कितना है कि वो अपनी लायबिलिटी को, करंट लायबिलिटी को पटा सकता है। उसकी दक्षता जानने के लिए करंट रेशियो निकाला जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 20 में पूछा गया व्हाट इज द बीसी कमीशन ऑन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक सरकारी बीमा योजना है जो 18 से 50 साल के व्यक्तियों को प्रदान की जाती है और इसका जो प्रीमियम है 330 रुपये है। और इसमें पूछा गया है बीसी का कमीशन कितना होगा। तो इसमें जो 289 रुपये है 330 में से वो तो चला जाता है इंश्योरेंस कंपनी को, और 11 रुपये जो है बैंक का एडमिन चार्ज होता है, और जो 30 रुपये होता है वो 30 रुपये जो होता है वो बीसी का कमीशन होता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा 30 रुपीज़ पर मेंबर पर ईयर, ये कमीशन होता है बीसी का या एजेंट का। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। आप सवाल नंबर 21 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस जो होता है डीआईसीजीसी स्कीम के अंदर, उसका प्रीमियम कौन पे करता है। जी हाँ, डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम इज टू बी पेड बाई होम, कौन पे करता है अंडर डीआईसीजीसी स्कीम। जो भी बैंकों में डिपॉजिट होते हैं, गवर्नमेंट डिपॉजिट या इंटरबैंक डिपॉजिट को छोड़ के सभी डिपॉजिट का इंश्योरेंस करना होता है। और वो जो है मैक्सिमम जो है पर डिपॉजिटर पर बैंक जो है 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस होता है, और उसका पूरा प्रीमियम जो है बैंक द्वारा पे किया जाता है। तो सही उत्तर होगा बैंक के द्वारा पे किया जाता है, और वो प्रीमियम राशि है पैसे 12 प्रति सैकड़ा पर ईयर के हिसाब से, और हाफ ईयरली पे किया जाता है डीआईसीजीसी को। तो यहाँ सही उत्तर होगा बाई बैंक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 22 में पूछा गया है कि पीएमईजीपी का नोडल एजेंसी कौन है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जो लोन दिए जाते हैं तो उसमें उसका नोडल एजेंसी कौन है। तो इसका सही उत्तर है केवीआईसी। इसका सही उत्तर है केवीआईसी, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो इसका सही उत्तर होगा केवीआईसी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। आप सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। आप सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है कि क्लेटन रूल अप्लाइज इन रनिंग सीसीओडी अकाउंट एज पर व्हिच राइट। जो क्लेटन रूल लागू होता है उसमें कौन सा राइट वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। करंट अकाउंट जो चलते हैं, करंट रनिंग अकाउंट चलते हैं सीसीओडी के, तो उसमें जो ऑपरेशन चलता रहता है तो उसमें कौन सा राइट यूज़ होता है। तो उसका उत्तर है राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन। राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन जो होता है पार्टनर के केस में, वो राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन यहाँ पर होता है। तो सही उत्तर होगा राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 24 के अनुसार ग्रेस पीरियड इज अवेलेबल इन विच बिल्स अप एक्सचेंज। ग्रेस पीरियड जो है किस में अवेलेबल होता है, और ग्रेस पीरियड होता है यूजान्स बिल में दिया जाता है, और वो ग्रेस पीरियड 3 दिनों का होता है। तो इसका सही उत्तर होगा यूजान्स बिल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। आप सवाल नंबर 25 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, और सवाल नंबर 25 में पूछा गया है व्हाट इज द 4th डोज ऑफ फाइनेंस टू एसएचजी अंडर एनआरएलएम स्कीम। एनआरएलएम स्कीम में जो फाइनेंस किए जाते हैं वुमेन एसएचजीज को, उसमें 4th डोज क्या है। पहला डोज तो 1 लाख रुपए है, कॉर्पस का 8 गुना मैक्सिमम। दूसरा डोज है जो 2 लाख रुपए है, और तीसरा डोज है जो 3 लाख रुपए है, और चौथा जो डोज है वो है 5 लाख रुपया, मिनिमम 5 लाख रुपए है। तो इसका सही उत्तर होगा 5 लाख रुपीज़, 5 लैक्स। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 26 में पूछा गया है कि एज पर एनआई एक्ट 138 द नोटिस पीरियड शुड बी। अगर 138 धारा लगाते हैं एनआई एक्ट का, जिसमें चेक बाउंस होता है और इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से चेक जो है बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो उसमें जो है वो नोटिस पीरियड कितने का होता है, नोटिस पीरियड देते हैं, और उसका सही उत्तर है 30 डेज। जी हाँ, 30 डेज के नोटिस देना होता है। अब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है इस प्रकार। इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनपीबी। जी हाँ, एनपीबी का फुल फॉर्म पूछा गया है, और इसका फुल फॉर्म होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, और इसकी जो गणना है, इसका जो कैलकुलेशन है वो है वन टाइम सेटलमेंट के तहत किया जाता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है ताकि उससे सेक्रीफाइस का पता चले। तो इसका सही उत्तर है नेट प्रेजेंट वैल्यू। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 28 प्रकार है। सब पूछा गया है प्रोविजन के बारे में सवाल है कि व्हाट इज़ द प्रोविजन ऑन डाउटफुल एसेट्स मोर देन 3 ईयर्स। अगर कोई एसेट्स है जो डाउटफुल 3 कैटेगरी में कैटेगराइज है और 3 साल से ज़्यादा हो गया, तो उसका प्रोविज़न कितना होगा। तो इसका प्रोविज़न होगा 100%, चाहे वो सिक्योर्ड पर्सन हो चाहे अनसिक्योर्ड पर्सन हो, इसका प्रोविज़न जो होगा 100%। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। आप सवाल नंबर 29 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 29 में पूछा गया है कि लोन गिवन अगेंस्ट एलआईसी पॉलिसी। जो एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट जो लोन दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, और इसका सही उत्तर है सरेंडर वैल्यू ऑफ एलआईसी पॉलिसी। जो भी सरेंडर वैल्यू होगा एलआईसी का, उसके मार्जिन लेते हुए उसको लोन दिया जाता है। सरेंडर वैल्यू वह वैल्यू होता है कि अगर उसको फोरक्लोज करेंगे पॉलिसी को, तो जो पैसा आना होता है उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। तो यहाँ सही उत्तर होगा सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी।
चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के अंतिम सवाल पे चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का जो आज ही एग्ज़ाम हुआ था प्रमोशन क्लर्क टू ऑफिसर का, तो उसमें 60 क्वेश्चन जनरल बैंकिंग के आते हैं। तो यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो आज आए थे। क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार है कि इंटरेस्ट सबवेंशन इज अवेलेबल ऑन किसान क्रेडिट कार्ड, लोन लिमिट अप टू। इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड में, तो वो जो है कितने रुपए के लोन तक के दिया जाता है। और आपका इसका जो सही उत्तर है कि 3 लाख रुपए तक के अगर किसान क्रेडिट दिए जाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है 2% का, और अगर टाइमली रिपेमेंट करते हैं तो 3% का एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऐसे लोन जो 3 लाख रुपए तक हो किसान क्रेडिट कार्ड के, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन की फैसिलिटी मिलती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये 30 क्वेश्चन से आपको एक आइडिया पता चला होगा, एक ट्रेंड पता चला होगा कि अभी IBPS जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है ग्रामीण बैंक के लिए, चाहे वो नेशनलाइज बैंक के लिए हो, तो कैसे कैसे सवाल वो आ रहे हैं। तो 60 जनरल बैंकिंग के सवाल हैं, सारे सवाल आ चुके हैं। वो सारे सवाल भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप बढ़िया तैयारी करिए, इन सवालों से आइडिया लीजिए और इससे एक दिशा मिलेगी, आपकी तैयारी को बल मिलेगा और आप सफलता के मुकाम तक पहुंचेंगे। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बैंकिंग, प्रमोशन और इंटरव्यू से जुड़े हुए वीडियो के साथ आपके बीच आता रहता हूं। आप सभी की सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।